अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वॉइस विरसा के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है अहमद और आप लोग देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ के ऊपर हमारा प्रोग्राम वॉइस विरसा। इस प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ तारीख़ी अमारात के ऊपर और उनकी कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उन अमारात से मुंसलिक शख्सियात की कहानियों को भी जानने की कोशिश करते हैं और उन कहानियों को आपके साथ शेयर करते हैं। अब तक हम लाहौर शहर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ मुग़लिया दौर के मकाबिर के ऊपर जा चुके हैं। वहाँ जाकर हमने उन मकबरों की कहानी को जानने की कोशिश की है, किस तरीके से जो आम तौर पे कहानियाँ लोगों को पता हैं, मालूम है, उनके बारे में जाना है कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं और कोशिश की है कि जहाँ जहाँ गलती है वहाँ पर दुरुस्ती की जा सके। उसके अलावा जो है हमने ये भी कोशिश की है कि हम उन शख्सियात के बारे में जो कि तारीख़ में कहीं खो गई हैं, जिनके सिर्फ़ निशान अब इन इमारात के अंदर रह गए हैं, उनकी कहानी भी आप तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले के अंदर अब आज की इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं लाहौर के इलाके कोट ख्वाजा सईद के अंदर, जहां पर एक मकबरा मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि ये शहंशाह जहांगीर के दूसरे बेटे शहज़ादा परवेज़ का मकबरा है। और आप ये इमारत मेरे पीछे देख भी सकते हैं और इसी इमारत के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये मकबरा जो है ये मशहूर हो गया प्रिंस परवेज़ या शहज़ादा परवेज़ के मकबरे के नाम से, और जानेंगे कि शहज़ादा परवेज़ आखिर थे कौन, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मकबरा वाकई असल में शहज़ादा परवेज़ का है या फिर किसी और का। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये कहानी आज की इस एपिसोड में। तो जी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये मकबरा काफ़ी मखदूश हालत में मौजूद है। अगर इसके इर्द गिर्द की आप सिचुएशन देखें तो यहाँ पे गंद कचरा भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लुटी फुटी हालत में मकबरा आज मौजूद है। इसकी बाहरी जो शक्ल है, जो शक्ल सूरत है, उसके ऊपर भी मालूम पड़ रहा है कि इसके ऊपर जो कोई किसी ज़माने में अगर कुछ ज़ेब और आराइश की भी गई होगी तो वो बहुत ज़मानों से जो है वो खो चुकी है। और ये एक तन्हा इमारत जो है यहाँ पर सड़ने के लिए जो है वो पड़ी हुई है। लेकिन अभी हमें एक बड़ी अच्छी खबर मालूम ये हुई है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसकी भी रेस्टोरेशन की जा सके या किसी हद तक प्रिजर्वेशन की जा सके। तो इस मकबरे की हालत और इस मकबरे की इमारत के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन अपनी कहानी का आगाज़ हम करते हैं आज के इस एपिसोड में शहज़ादा परवेज़ से और जानने की कोशिश करते हैं कि तो शहज़ादा परवेज़ की पैदाइश सन 1589 के अंदर हुई थी और उनकी पैदाइश हुई थी शहंशाह जहांगीर के घर पे। और शहंशाह जहांगीर के दूसरे बेटे हैं ये, इनकी बीवी जिनका नाम साहिब जमाल था उनसे। इनके बड़े भाई का नाम खुसरो मिर्ज़ा था और इनका नाम परवेज़ मिर्ज़ा था। लेकिन इस टाइम पर शहंशाह जहांगीर अभी शहंशाह नहीं बने थे, वो भी शहज़ादे ही थे और हुक्मरानी जो थी वो इस टाइम पर मुग़ल आज़म अकबर बादशाह की थी। और जो शहज़ादा परवेज़ की ज़िंदगी के ऊपर अगर हम नज़र डालें, उनके शुरुआती कुछ जो अय्याम हैं उनकी ज़िंदगी के या सालों की, तो उसके अंदर हमें ये पता लगता है कि शहज़ादा परवेज़ एक काफ़ी एक्टिव कैरेक्टर हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से प्यार करने वाली शख्सियत हैं। और उनके बारे में यही लिखा जाता है कि वो एक ट्रेडिशनल, जिस तरह मुग़ल शहज़ादे होते हैं उसी तरह की ज़िंदगी, या किसी कहीं भी शहज़ादे जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसके अलावा वो पोलो के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वो पोलो अक्सर खेला करते थे। तो ये हम उनके बारे में जो है जानते हैं, उनके अवाइल उम्री के अय्याम के बारे में। लेकिन अगर हम आ जाएं इनकी जवानी के अय्याम के ऊपर और उन दिनों पे जब इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो मुग़लिया सल्तनत के उमूर के अंदर जो है वो बनना शुरू हुई, तो उसके ऊपर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो ये उस दौर की बात है जब शहंशाह जहांगीर जो हैं, जो उस ज़माने में शहज़ादा जहांगीर थे, उन्होंने जो है अपने वालिद साहब अकबर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो एक बगावत करने की कोशिश की और उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपने वालिद को जो है हटाकर तो ख़ुद बादशाह बन जाए। लेकिन जैसा कि हमें तारीख़ से मालूम भी होता है कि ये जो बगावत थी ये कामयाब नहीं हो सकी और बिलाखिर जो है शहंशाह जहांगीर या जो उस टाइम पे शहज़ादा जहांगीर थे उन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। और उस कैंपेन में भी जो है कहा जाता है कि ये जो शहज़ादे थे, बहुत यंग शहज़ादे थे, शहज़ादा परवेज़, ये अपने वालिद के साथ साथ थे और वालिद के काफ़ी करीब रहे और अपनी आखिरी उम्र तक भी ये अपनी वालिद के साथ काफ़ी करीब रहे। जहाँ इनके बाकी भाइयों ने जो है वो बहुत सारी कोशिशें की तख्त को छीनने की, तख्त को लूटने की, ये हमेशा अपने वालिद के साथ खड़े रहे। तो यहाँ से जो है दौरे अकबरी में जब शहज़ादा जहांगीर ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ एक बगावत की थी, वहाँ से शहज़ादा परवेज़ की ज़िंदगी की कहानी का असल चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पर उनका जो मेंशन है वो तारीख़ की किताबों में एक अहम कैरेक्टर के तौर पे
आना शुरू होता है। अब अगर हम इसके बाद के दौर के ऊपर नज़रें दौड़ा लें, जब असल में इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमें जाना पड़ेगा सन 1620 की दहाई के अंदर। और यही वो दहाई है जिसके अंदर जो है वो मुगलिया सल्तनत जो है उसकी तख्त की जो जंग है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुई थी, क्योंकि ये वो टाइम है जब शहनशाह जहांगीर जो हैं वो बादशाह तो बन चुके थे, बादशाह थे काफ़ी सालों से, लेकिन अपनी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर जो उनकी चॉइसेस थी या जो भी उनके ज़िंदगी के गुज़र बसर का तरीका था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कसरत मैं नौशी भी शामिल थी, उसकी वजह से जो है वो अपने उमूर सल्तनत को जो है वो चलाने में नाकाम हो चुके थे बुरी तरीके से। और उस टाइम पर जो है वर्चुअली या जिसे कह लें असल जो पावर थी वो मलका नूरजहाँ के हाथ में थी, जो कि शहज़ादा परवेज़ की सौतेली माँ थी। इसके अलावा वो एक और बहुत अहम शहज़ादा शाहजहाँ की भी सौतेली माँ थी। तो ये जो सीन था, ये जो सिनारियो था, ये जो सिचुएशन थी, इसके अंदर जितने भी शहज़ादे जो तख्त के उम्मीदवार थे वो बड़े नालां थे। तो सबसे पहला जो स्टेप उठाया, जो सबसे पहला कदम जिस शहज़ादे ने बगावत की तरफ उठाया वो थे शहज़ादे परवेज़ के बड़े भाई शहज़ादे खुसरो और शहज़ादे खुसरो मिर्ज़ा। तो उनकी बगावत जो है वो बिल आखिर जो है वो कुचल दी गई थी शहनशाह जहांगीर की जानिब से। लेकिन उसके बाद खुसरो मिर्ज़ा को तो बहुत ही बुरा अंजाम जो है वो फेस करना पड़ा। खुसरो मिर्ज़ा को कहते हैं कि शहनशाह जहांगीर ने अंधा करवा दिया था। और खैर उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने कहीं कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो है वो उनकी बीनाई वापस आ जाए, लेकिन बिल आखिर वो ऐसा कभी नहीं हुआ और खुसरो मिर्ज़ा जो है वो अंधे ही रहे। और फिर जो है कुछ सालों बाद खुसरो मिर्ज़ा को जब शाहजहाँ जो है जिनका नाम उस टाइम पर शहज़ादा खुर्रम था, वो जब अपनी बगावत का आगाज़ करने लगे, जब उन्होंने ये चाहा कि मैं तख्त पर काबिज़ हो जाऊँ, तो उस टाइम पर जो है उन्होंने खुसरो मिर्ज़ा को जो है मरवा दिया। तो अब खुसरो मिर्ज़ा के इंतकाल के बाद और शाहजहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे कि वो किसी तरीके से जो है वो तख्त को ले लें। लेकिन उस टाइम पर जो है प्रिंस परवेज़ या शहज़ादा परवेज़ जो हैं उनका नाम काफ़ी हद तक ऊपर आ रहा था कि वो मुगलिया तख्त पर बैठेंगे शहनशाह जहांगीर के बाद। लेकिन उस टाइम पर भी जो शहज़ादा परवेज़ की रेपुटेशन थी वो बहैसियत बादशाह कोई इतनी अच्छी नहीं थी, या बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कोई इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि वो एम्बिशियस तो बहुत हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं, लेकिन वो केपेबल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इनकेपेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा लूज़ टेम्पर के मालिक हैं और काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो वो बहुत जल्द जो है अपना माइंड लूज़ कर देते हैं और इस वजह से वो कोई बहुत अच्छे हुक्मरान नहीं हो सकते। तो जितने भी मुग़ल उमरा थे या जो मुग़ल कोर्ट थी, उसके अंदर ये ख़याल था कि जो परवेज़ मिर्ज़ा हैं वो कोई इतने ज़्यादा अच्छे हुक्मरान साबित नहीं होंगे। तो इसी सब के चलते हुए जो है वो शहज़ादा खुर्रम या जो बाद में बल्कि शहनशाह शाहजहाँ बने, उनकी बगावतें जो हैं वो बढ़ती गईं। और शहनशाह जो शहज़ादा खुर्रम थे उन्होंने पहली बगावत की अपने वालिद के ख़िलाफ़। तो उस टाइम पर जो है शहज़ादा परवेज़ को ये टास्क दिया गया कि वो जाकर जो है वो उनकी बगावत को कुचलें। अब शहज़ादा परवेज़ के कमान में फ़ौजें भी दी गईं और उनको कहा गया कि वो अपने भाई को रोकें जाके। और ये हुक्म जो है ये शहज़ादा जहांगीर के तरफ से तो जितना शहनशाह जहांगीर की तरफ से तो जितना आ रहा था, लेकिन इस हुक्म के पीछे जो असली कैरेक्टर थे वो थी इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम था मलका नूरजहाँ, जो कि उस टाइम पर वर्चुअली पूरे हिंदुस्तान को जो है वो रूल कर रही थी विद एम्परर जहांगीर एज अ प्रॉक्सी। तो उस टाइम पे जो है इन्होंने अपने भाई के ख़िलाफ़ जो लड़ाई की, लेकिन उस जंग में जो मेजर पावर थी, जो सिपहसालार वाली पावर थी या जो मिलिट्री माइट थी, वो एक बहुत ही मशहूर मुग़ल कैरेक्टर महाबत ख़ान के हाथ में थी, ना कि प्रिंस परवेज़ के अपने हाथ में। तो महाबत ख़ान जो है वो आर्मी के साथ बहुत अच्छे थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लीड किया, काफ़ी काबिल लीडर थे। तो बिलाखिर जो है उन्होंने जो शहज़ादा खुर्रम थे उनकी बगावत को कुचल दिया। और फिर हुआ यूँ कि इनको बुलाया गया फ़तेहपुर सिकरी, आगरा, जहाँ भी कैपिटल हुआ करता था, जहाँ भी शहनशाह जहांगीर जो है उस टाइम पर मौजूद होते थे, वहाँ इन्हें बुलाया गया। और क्योंकि मुख्तलिफ़ वक्तों में ये मुख्तलिफ़ जगह पर हुआ करते थे, लेकिन आम तौर से जो है उस टाइम पर आगरा और फ़तेहपुर सिकरी ही मेन शहर थे जहाँ से बैठ के जो है वो हुकूमत चलती थी, या फिर लाहौर भी एक तीसरा सेंटर था जहाँ से ये अपनी पावर एक्सर्ट किया करते थे। तो उस टाइम पर जो है फिर इन्हें इनाम व इकराम से नवाजा गया
और इनकी काफ़ी ज़्यादा बल्ले बल्ले हो गई। तो ये एक दफ़ा जो है पहली जो है इनकी बगावत शाहजहाँ की या खुर्रम की, वो इस तरह से कुचल ली गई शहज़ादा परवेज़ और महाबत ख़ान की तरफ से। फिर कुछ साल बाद जब शहंशाह जहांगीर मज़ीद बीमार हुए, क्योंकि शहंशाह जहांगीर की जो हेल्थ है वो सन 1620 की तिहाई के अंदर मुस्तकिल जो है वो बतदरीज ख़राब होती जा रही थी, और उनकी जो आदत थी कसरत मै नौशी की, वो उनकी सेहत के ऊपर हावी आती जा रही थी। तो उस सब के चलते हुए शहंशाह के जितने भी बेटे थे जो उस टाइम पर ज़िंदा थे, वो किसी न किसी तरीके से जो है अपनी अपनी बादशाहत की बिड, या जो अपनी किंग बनने की, एम्परर बनने की बिड है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। शहज़ादा परवेज़ जो थे वो ज़्यादा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में बैठे हुए थे, क्योंकि ये इम्पीरियलिज़म के साथ थे उस टाइम पर। जितनी भी इम्पीरियल फोर्सेस थी नूरजहाँ की और जहांगीर की, उनकी तरफ से लड़ रहे थे। और जो शहज़ादा खुर्रम थे या शाहजहाँ जिनका बाद में नाम पड़ा, वो जो है एक अपोजिंग कैरेक्टर थे। फिर शाहजहाँ ने एक दूसरी बगावत की, और इस बार भी जो है उनको रोकने के लिए, उनका रद्द करने के लिए भेजा गया शहज़ादा परवेज़ को और महाबत ख़ान को। और इस बार भी जो है उन्होंने सक्सेसफुली इस बात को इंश्योर किया कि जो शहज़ादा खुर्रम की जो बगावत है उसको कुचल दिया जाए। अब इस बार ये तकरीबन काफ़ी हम करीब आ चुके हैं उन अय्याम के, जब उन सालों के जब शहंशाह जहांगीर का इंतकाल होने वाला था। और इसी मौके के ऊपर जो है नूरजहाँ जो है वो बड़े गौर व फ़िक्र से देख रही थी कि वो तीनों शहज़ादे जो बादशाह के अहल हो सकते हैं, शहज़ादा परवेज़, शहज़ादा खुर्रम और इनके छोटे भाई शहज़ादा शहरयार, उनमें से वो किसको सपोर्ट करें जो उनके कॉज़ को ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उनकी पावर को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इस सब के चलते हुए जब शाहजहाँ जो है वो माफ़ी तलाफ़ी कराने जो है वो कैपिटल पहुँचे अपने वालिद साहब के पास, तो नूरजहाँ ने जो है एक और चाल चली और उन्होंने ये कहा कि इनको जो है वो माफ़ कर दिया जाए, बजाय इसके कि इन्हें कोई सख्त सज़ा दी जाए। अब आप ये सोचते सकते हैं कि नूरजहाँ जो है, मलका नूरजहाँ, जिनके ख़िलाफ़ उनके ख़ावंद के ख़िलाफ़ जो है जो शाहजहाँ इतने अरसे से जंग कर रहे थे, तो वो क्यों उनकी माफ़ी की बात करी थी। तो उसके पीछे मेजर रीज़न ये था कि वो ये नहीं चाहती थी कि शहज़ादा परवेज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि शहज़ादा परवेज़ अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते, क्योंकि उन्होंने 2 दफ़ा उनकी बगावत को क्रश किया था, शहज़ादा खुर्रम की या शाहजहाँ की, तो अगर माफ़ी तलाफ़ी का काम ना होता उस टाइम पर, शाहजहाँ को जो है वो मरवा दिया जाता या कोई इस किस्म की और चीज़ होती, तो बहुत ज़्यादा पावर जो है वो चली जाती शहज़ादा परवेज़ के हाथ में। और शहज़ादा परवेज़ चूँकि ख़ुद कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं थे और उनके पीछे एक ऑलरेडी एक ऐसा बंदा था, एक मुग़ल अमीर उनके पीछे ऐसा सपोर्ट का महाबत ख़ान की शक्ल में मौजूद था कि नूरजहाँ की जो जो एक मलका बनने की, जो मलका बन के राज करने की जो एक ख्वाहिश थी, उसके ऊपर डेंट पड़ता उससे। तो उन्होंने ये कहा कि जी शाहजहाँ को माफ़ कर दिया जाए, या शहज़ादा खुर्रम उस टाइम पर उनका नाम था, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। और फिर ये सब करते करते जो है शहज़ादा खुर्रम को बैनिश कर दिया गया दक्कन की स्टेट्स के अंदर। और शहज़ादा परवेज़ भी जो है वो उनका भी जो फोर्ट्रेस था एक तरह से आप समझ लीजिए वो बुरहानपुर में था, और बुरहानपुर भी उसी इलाके के अंदर जो है वो मौजूद था। उस टाइम का जो मुग़ल एरिया जिसको दक्कन वो कहते थे, आज की तारीख़ में अगर आप देखें तो सदर्न इंडिया की कई स्टेट्स हैं उसके अंदर, और इवन जो महाराष्ट्र के कई हिस्से हैं वो उस इलाके के अंदर आते थे। तो ये जो है दोनों शहज़ादों के जो हेड क्वार्टर्स आप एक तरह से समझ लें वो वहीं पर थे। अब उसके बाद करनी ही कुछ ऐसी हुई कि इनको क्योंकि अब नूरजहाँ को जो है वो ये भी था, डर लगा हुआ था कि इनको जो है वो किसी तरीके से ज़्यादा पावर की उससे निकालना है, तो इनको जो है वो गवर्नरशिप दे दी गई, सूबेदारी दे दी गई कुछ, या एडमिनिस्ट्रेटरशिप दे दी गई ऐसे इलाकों की कि जहाँ पर ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट ना कर सकें। इसके अंदर उन्होंने बिहार के अंदर भी रूल किया, लेकिन फिर इस पॉइंट के ऊपर बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन्हें महाबत ख़ान को, नूरजहाँ को जो है वो महाबत ख़ान को और शहज़ादा परवेज़ को अलग करना था। सिर्फ शहज़ादा परवेज़ की बात नहीं रह गई थी, क्योंकि ये डुओ जो है, ये जो जोड़ी है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा करीब होती जा रही थी शहंशाह जहांगीर के उस टाइम पर। तो मलका ने सोचा कि अब जो है अब इनको अलग करने का टाइम आ गया। तो उन्होंने पहले बड़े प्यार से जो है वो लगी लिपटी बातें करके जो है महाबत ख़ान को गवर्नरशिप ऑफ़र की बंगाल के ख़ित्ते की, और इस जोड़ी को अलग करने की कोशिश की परवेज़ और महाबत ख़ान को। लेकिन महाबत ख़ान जो है वो ये चाल पहचान गए, और ये भी पहचान गए इस बात को शहज़ादा परवेज़ कि ये तो हमें अलग करने की चाल है। तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है वो नूरजहाँ ने एक तरह से ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए
और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो फिर तुम्हें देख लेंगे हम कि क्या करना है तुम्हारे साथ। तो फिर जो है उन्होंने ये जो हुक्म आया था नूर जहाँ की तरफ से, उसके ऊपर अमल हुआ और जो शहज़ादा परवेज़ हैं वो वापस बुरहानपुर जो है वो चले गए। और इसी सिचुएशन के अंदर जो है वो नूर जहाँ जो है अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ है उसको खातिर में ला रही थी, उसको यूटिलाइज़ कर रही थी, उसको यूज़ कर रही थी। और उन्होंने किया ये कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था लाडली बेगम। ये जहांगीर की बेटी नहीं थी। नूर जहाँ की पहले एक शादी हो चुकी थी शेर अफगन नामी शख्स से, या जिनको अली कुली ख़ान भी कहा जाता है। तो उनसे जो है इनकी शादी हुई थी और उनसे उनकी एक बेटी थी लाडली बेगम। तो उन्होंने लाडली बेगम का जो है वो रिश्ता वो करवा दिया शहरयार मिर्ज़ा, जो कि सबसे छोटे शहज़ादे थे इन तीनों में से। और शहरयार मिर्ज़ा को तैयार करना शुरू किया कि वो आने वाले वक्तों में जो है वो मुगलिया तख्त को संभाले। तो अब यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम फिर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे शहज़ादा परवेज़ की ज़िंदगी के ऊपर और उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के ऊपर। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वापस आके इस कहानी को दोबारा से शुरू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, उस सूरत हाल के बारे में जिसके अंदर जो है वो शहज़ादा परवेज़ की ज़िंदगी जो है वो गुजर रही थी, और किस तरह से जो है उनका क्लैश उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मलका नूर जहाँ के साथ जो है वो हो रहा था। अब हम जो है वो जानने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं शहज़ादा परवेज़ की ज़िंदगी के ऊपर और उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के ऊपर। शहज़ादा परवेज़ जो हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं थी और वो सिर्फ 38 साल की उम्र में ही इंतकाल कर गए थे, और अपने वालिद शहनशाह जहांगीर से पहले इंतकाल कर चुके थे। तो जब शहनशाह जहांगीर का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद जो है सिर्फ 2 कैंडिडेट्स जो है वो बादशाहत के आने वाले बच गए थे, जिनमें एक शहज़ादा खुर्रम थे जो बार बार बगावतें कर चुके थे, और दूसरे जो हैं वो शहज़ादा शहरयार मिर्ज़ा थे जिनको जो है वो नूर जहाँ सपोर्ट कर रही थी। लेकिन बाद में जो है हमें मालूम यही पड़ता है तारीख़ की किताबों से कि बिल आखिर जो है वो शहज़ादा खुर्रम ही जो है वो बादशाह बने थे। अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा प्रिंस परवेज़ की कहानी के ऊपर। तो प्रिंस परवेज़ जो हैं जिस तरह इनके वालिद साहब थे जहांगीर, उसी तरह प्रिंस परवेज़ भी बहुत कसरत के साथ जो है वो बादानोश थे और बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। तो ये जो सिचुएशन थी इसके चलते हुए इनकी सेहत जो है वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और अपनी मिड 30s में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। लेकिन इसके अंदर शायद बादानोशी का ही ऐसा कनेक्शन था कि शायद अपने सारे भाइयों में से सबसे ज़्यादा क्लोज़ वो शहनशाह जहांगीर के यही प्रिंस परवेज़ ही थे, और परवेज़ मिर्ज़ा ही वो शहज़ादे थे जो अपने वालिद के साथ उनकी बीमारी के अंदर जो है वो अक्सर रहा करते थे और उनका ख्याल रखा करते थे। शहज़ादा खुर्रम जो है वो तो बिल्कुल जो है वो बागी हुए थे। इसी तरह शहरयार मिर्ज़ा भी जो है वो इतने करीब नहीं थे अपने वालिद से, और खुसरो मिर्ज़ा का तो उस टाइम पर जो है वो उनकी भी बगावत का जो है वो सारा सिलसिला हो चुका था और वो अंधे हो चुके थे और बिलाखिर उन्हें मरवा दिया गया था। तो प्रिंस परवेज़ ही थे जो शहनशाह के इतने करीब थे, और एक रवायत के मुताबिक तारीख़ के अंदर जो हमें मिलती है उसके मुताबिक शहनशाह जहांगीर जब एक दफ़ा बहुत बीमार पड़ गए अपनी मौत से कई साल पहले, तो प्रिंस परवेज़ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो रिचुअल परफॉर्म किया शहनशाह जहांगीर के इर्द गिर्द। जो शहनशाह जहांगीर अपने बिस्तर पर लेटे थे और जो शहज़ादा परवेज़ थे उन्होंने उनके बिस्तर के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाए बड़े, और करने का मकसद ये था कि जो उनके वालिद की बीमारी थी वो अपने ऊपर ले लें। तो ये एक ऐसा उनका मानना था, और उन्होंने अपने वालिद से अपने प्यार के इजहार के लिए जो है वो ये रिचुअल जो है, ये रस्म जो है वो परफॉर्म की थी। हालांकि शहनशाह जहांगीर जो है इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का जो है वो इंतकाल हो। और इसी तरह की कहानी जो है हमें मिलती है शहनशाह बाबर और हुमायूं के बारे में, कि जब हुमायूं एक दफ़ा बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे तो शहनशाह बाबर ने एक दफ़ा दुआ की थी कि या अल्लाह ये बीमारी जो है ये मुझे लग जाए, और फिर कहते हैं कि फिर वो बीमारी जो है वो उन्हें लग भी गई और फिर उनका उसी से इंतकाल हो गया। लेकिन कोई सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस से ऐसी बातों का जो है वो आमतौर पे
नहीं होता, सिर्फ कुछ रवायात इतनी हो सकती हैं, ये सच हो सकता है ये ना सच हो। लेकिन प्रिंस परवेज़ की ज़िंदगी पे एक दफ़ा वापस हम आते हैं और हम जाते हैं सन 1626 के ऊपर। ये वो साल है कि जिस साल के अंदर प्रिंस परवेज़ का इंतकाल हो गया था। और प्रिंस परवेज़ जो है, कहते ये हैं कि अल्कोहल इंड्यूस्ड कोमा से उनका इंतकाल हुआ था, जिसका मतलब है कि कसरत मैनोशी की वजह से वो एक कोमा की स्टेट के अंदर चले गए थे और फिर वो कभी दोबारा उस कोमा से बाहर नहीं आए और उसी कोमा के अंदर उनका इंतकाल हो गया। लेकिन कुछ और कंट्रास्टिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, कहा यह जाता है कि जो शहज़ादा खुर्रम थे, उन्होंने शहज़ादा परवेज़ को जहर दिया था और जिसकी वजह से वो फिर कभी होश के अंदर नहीं आए। और इसका एक जो रेफरेंस हमें बाद के दौर के अंदर मिलता है वो ये है कि जब औरंगज़ेब और शहंशाह शाहजहाँ के बीच में जब तकरार हो रही थी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि औरंगज़ेब भी बगावत कर रहे थे अपने वालिद के ख़िलाफ़, तो जब उन्होंने शर्म दिलाने की कोशिश की उन्हें, तो उन्होंने रेफरेंस दिया कि तुमने अपने भाइयों के साथ क्या किया था, और खुसरो मिर्ज़ा और परवेज़ मिर्ज़ा के साथ, और फिर बाद में जो है शहरियार मिर्ज़ा के साथ तुमने क्या हरकत की थी। तो उसके ऊपर जो है वो फिर बड़े अबदीदा हो गए थे शाहजहाँ। लेकिन ये एक रेफरेंस है। दूसरे जो ज़्यादा मुस्तनद जो रवायात हैं उनके मुताबिक ऐसा ही है कि प्रिंस परवेज़ जो है वो अल्कोहल इंड्यूस्ड कोमा से इंतकाल कर गए थे। उनका इंतकाल भी अपने फोर्ट्रेस में ही हुआ था, जो कि बुरहानपुर शहर के अंदर मौजूद था, जो कि दक्कन के अंदर था। लेकिन उसके बाद जो है उनकी बॉडी को आगरे लाया गया और आगरे के अंदर जो है उनकी तदफीन की गई, क्योंकि आगरा ही मेन कैपिटल वो था। इसके अलावा जो है फ़तेहपुर सिकरी और जो लाहौर के शहर थे वो कुछ और सेंटर्स थे। तो यहाँ पर जो है हमारी कहानी जो है वो इस मकबरे से बहुत दूर है और ये इंडिया के शहर आगरा में तदफीन हुई है प्रिंस परवेज़ की। तो फिर ये मकबरा जो है ये किस तरीके से प्रिंस परवेज़ के साथ मंसूब हुआ, तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इस चीज़ का जो आगाज़ है, या जो इस थ्योरी का आगाज़ जो है, वो हमें तकरीबन आप समझ लें फोकलोर से निकल के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो मिलता है। और लेट 19th सेंचुरी के अंदर दो बहुत ही मुस्तनद जो है वो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने लाहौर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। उनमें से एक का नाम जो है वो कन्हैया लाल है और दूसरे जो है वो सैयद मोहम्मद लतीफ़ हैं। तो कन्हैया लाल ने भी जो है कन्हैया लाल ने जो है इस मकबरे को प्रिंस परवेज़ का मकबरा जो है वो कहा है। लेकिन जो सैयद मोहम्मद लतीफ़ हैं उनके मुताबिक ये जो मकबरा है, ये जो गुंबद है, ये मकबरा शायद किसी और का भी हो सकता है। और यहाँ पर एक मार्केट या एक इलाका हुआ करता था करीब, जिसका नाम था परवेज़ाबाद, और परवेज़ाबाद की वजह से ही जो है इस मकबरे को वो परवेज़ का मकबरा कहा जाने लग गया, क्योंकि ये परवेज़ाबाद के इलाके में था। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये नाम पड़ गया कि ये प्रिंस परवेज़ का या शहज़ादा परवेज़ का मकबरा है या परवेज़ का मकबरा है, और बाद में शहज़ादा लोगों ने ख़ुद इसके साथ जो है वो जोड़ लिया। लेकिन जो भी हो, तारीख़ी एविडेंस जो है और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों की तरफ से बोर्ड लगवाया गया उसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि ये मकबरा जो है ये किसी भी सूरत जो है वो प्रिंस परवेज़ का या शहज़ादा परवेज़ का नहीं हो सकता। इसके बारे में एक और थ्योरी कि क्यों ये शहज़ादा परवेज़ के नाम के साथ मंसूब है, वो ये है कि शहज़ादा परवेज़ के एक बहुत छोटे बेटे थे जिनका एक दफ़ा इंतकाल हो गया यहाँ लाहौर के अंदर, तो उनकी तदफीन यहाँ पे की गई। इसके अलावा एक और थ्योरी ये भी है कि जब शाहजहाँ जो है वो तख्त नशीन हो चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने जितने भी मुग़ल शहज़ादे थे जो उनके भाइयों के बच्चे थे या किसी और इस तरह की शख्सियत के बच्चे थे कि जिनका कोई तख्त के ऊपर क्लेम हो सकता था, उन्होंने उनको मरवाना शुरू कर दिया। तो उनमें से जो कुछ शहज़ादे कत्ल हुए, जो कुछ लोगों का मानना है कि उनमें से एक प्रिंस परवेज़ के भी एक बेटे थे, तो उनका जो कत्ल है वो इस इलाके में हुआ। फिर उसके बाद जो है इन्हें यहाँ पे दफनाया गया। अब इसके अलावा कई और थ्योरीज़ हैं जिनके मुताबिक जो है ये मकबरा प्रिंस परवेज़ के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये चंद मेजर जो आप कह सकते हैं जो थ्योरीज़ हैं या जो चंद मेजर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं या जो रेफरेंसेस हैं, उनके मुताबिक ये कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये मकबरा जो है वो शहज़ादा परवेज़ का मकबरा या परवेज़ का मकबरा कहलाता है। मुंसलिक जो शख्सियत है शहज़ादा परवेज़, उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस मकबरे के आर्किटेक्चर के बारे में, इस मकबरे के डिज़ाइन के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे स्टाइल्स हैं जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसकी ओवरऑल शक्ल को जो है वो देख लें, तो ये इस तरीके से एक गोलाई के अंदर जो है वो बना हुआ है, और इसके जो है वो 8 एंट्रेंसेस हैं,
और ये जो 8 एंट्रेंसेस हैं ये किसी ज़माने में जो है आप सामने देख रहे होंगे, ये जो तख्तगाह टाइप की चीज़ जो है वो बनी हुई है या जो रेस प्लेटफॉर्म आप इसे कह सकते हैं, इसके ऊपर जो है बनाया गया था। इसके भी 8 कोने थे और उन 8 कोनों के अंदर जो है वो 8 एंट्रेंसेस के जो है वो दरवाजे हैं। बहुत सारे मुग़ल जितने मकबरे थे उनके अंदर ये टेक्निक यूज़ की जाती थी कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाता था ग्राउंड से ऊपर करके, और फिर उसके ऊपर जो है वो मकबरे की तामीर करवाई जाती थी। और ये जो स्कीम है ये 8 कोनों वाले प्लेटफॉर्म की, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये अली मर्दान ख़ान के मकबरे में भी इस्तेमाल हुई है, ये बहादुर ज़फ़र जंग के मकबरे में भी इस्तेमाल हुई है, और काफ़ी सारे और मकबरों के अंदर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप इस मकबरे के गुंबद को गौर से देखें तो ये भी ऐसे गोलाई के अंदर बना हुआ है, और ये काफ़ी सिमिलर है उन गुंबदों से जो कि अली मर्दान ख़ान के मकबरे के ऊपर बने हुए हैं, या किसी हद तक आसिफ ख़ान के मकबरे के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा ये रिसेंबल करता है अली मर्दान ख़ान के ऊपर जो मकबरे के ऊपर गुंबद बना हुआ है उसको। तो ये जो है ये दौरे शाहजहानी के अंदर जो है ये गुंबदों का ये वाला स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और काफ़ी मुग़ल मकबरों के अंदर ऊपर जो है वो ये यूज़ किया हुआ है। तो इस लिहाज से ये तो पता लगता है कि जो ये मकबरा है इसकी कंस्ट्रक्शन दौरे शाहजहानी के अंदर ही हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टाइल उसी टाइम के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और हमें मुख्तलिफ मकबरों के अंदर दिखना शुरू हुआ था। तो ये बात है तकरीबन 17वीं सदी की और 17वीं सदी के वस्त की, तकरीबन 17वीं सदी की तीसरी चौथी दहाई या दूसरी, तो इस किस्म के इस टाइम के अंदर जो है वो हमें ये नज़र आना शुरू होते हैं इस किस्म के जो गुंबद है। तो आइए ज़रा एक नज़र हम इसे मज़ीद करीब से देख लेते हैं थोड़ा सा और जानने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको नीचे बता रहा था कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, तो उसके आसार आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ से तो काफ़ी हद तक जो है वो टूट गया है, लेकिन अगर आप इस तरफ देखें तो कुछ ईंटें जो हैं वो बाकी हैं, और इसके अलावा दूसरी साइडों पर भी जो है वो ईंटों की जो बाउंड्री है इस प्लेटफॉर्म की वो सर्वाइव कर रही है। तो ये उसी स्कीम के सिलसिले में ये बनाया गया। यहाँ पे हो सकता है एक ज़माने में सीढ़ियाँ रही हों, और होता ऐसे ही था कि वो प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और मुख्तलिफ साइडों पे जो है वो उसकी एंट्रेंस दी जाती थी। अब इस मकबरे का जो रुख है वो किस तरफ है, ये थोड़ा सा जो इसकी एंट्रेंस का रुख ओरिजिनली किस तरफ होगा वो जानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इर्द गिर्द जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो आबादियाँ बन चुकी हैं। पुराने ज़माने में यहाँ पर खुला बाग होता था, जिस तरह के काफ़ी सारे और मकबरों के अंदर, मुग़ल मकबरों के अंदर हुआ करता था उस टाइम पर। और कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो है ये वाला जो पर्टिकुलर मकबरा है ये आसिफ ख़ान के मकबरे के साथ जो है वो काफ़ी हद तक इसकी स्कीम और इसके गार्डन की स्कीम जो है वो उससे काफ़ी हद तक मिलती थी। तो आइए अब एक ज़रा नज़र हम ऊपर जाके भी देख लेते हैं इस मकबरे को। तो अगर आप यहाँ भी नीचे देखें तो यहाँ भी जितना पत्थर का काम हुआ था ओरिजिनली साइड्स पे, वो जो है यहाँ से निकलवाया जा चुका है। इसमें काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि आजकल महकमा आर्कियोलॉजी से जब हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि वो यहाँ पे नया फर्श डलवाने का काम जो है वो शुरू करवाने लगे। तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक जो ये रिमूवल है ये अभी जो है वो करवाया गया, लेकिन ये बात भी जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये काफ़ी हद तक जो इस पर लॉस हुआ है जो ओरिजिनल मटेरियल का, वो ओवर द टाइम हुआ है और वो ऑर्गेनिकली ही हुआ है। तो या ऑर्गेनिकली हुआ है या पहले वक्तों में लोग उसे लूट के ले गए। अभी की जो हम हालत इसकी देख सकते हैं, अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये वाला जो कंक्रीट का या जो सीमेंट से जो बना हुआ फर्श है, ये किसी थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ पे डला होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ओरिजिनल किसी भी मुग़ल मकबरे के अंदर ये स्कीम तो यूज़ नहीं हुई थी। और अगर आप यहाँ पे दीवार को देखें तो यहाँ पे भी आसार हैं कि यहाँ पर रगड़ाई हुई है। और अगर आप थोड़ा सा ही ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि जहाँ जिस रीजन में जो है वो रगड़ाई नहीं हुई थी, और वहाँ पे जो है वो ओरिजिनल हमें मुगलिया दौर का जो प्लास्टर है और जो ओरिजिनल उस टाइम की ईंटें हैं वो जो है हमें ऊपर दिख रही हैं। अब अगर हम इस प्लास्टर की बात कर लें, मैं तकरीबन हर एपिसोड के अंदर इसकी बात करता हूँ, लेकिन अगर हमारे कोई नए नाज़रीन हैं तो मैं उनके लिए दोबारा बता देता हूँ कि ये जो प्लास्टर है ये एक स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता था। इसके अंदर गारे का इस्तेमाल किया जाता था, दालों का इस्तेमाल किया जाता था, इसके अलावा छोटे छोटे कंकर का इस्तेमाल किया जाता था और चूने का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये प्लास्टर इस तरीके से बनाया जाता था। अब अगर हम कुछ ओरिजिनल डेकोरेशन ढूंढने की कोशिश करें इस मकबरे पे, तो आई थिंक द बेस्ट चांस दैट वी हैव इज दिस। और ये इस किस्म की जो ये आर्चेस के ऊपर जो डेकोरेशन है, जो हर एंट्रेंस के ऊपर एक छोटी सी आर्च की शक्ल में ये एंट्रेंसेस बनी हुई हैं, और वहाँ पे आर्च के अंदर जो है वो डेकोरेशन जो है वो कुछ की गई है। अब ये काफ़ी हद तक जो है वो ट्रेडमार्क मुगलिया दौर की जो है वो डेकोरेशन
ही लग रही है, क्योंकि अगर आप इधर देखें तो ये एक थोड़ा सा पीस सर्वाइव कर रहा है ज्योमेट्रिक पैटर्न का। और ये ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है एक्सटेंसिवली मुग़ल मकबरों के ऊपर और मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये उसकी कुछ बाकियात हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अगर आप इसको इस तरह से देखें, ये पूरी इस तरफ भी ये आ रही है, और बीच में कुछ लाइंस अभी भी ऐसी हैं जिनसे हमें ये पता लग रहा है कि जो ओरिजिनल यहाँ पे काम किया गया था, जो ओरिजिनल आर्ट वर्क था इधर, वो यहाँ पे किसी न किसी सूरत में इस तरह से जो है वो सरवाइव करा है। अब अगर हम अंदर आके एक दफ़ा देख लें, आप फर्श को देख लें, तो यहाँ पे भी जो है ये सीमेंट का ही जो फर्श है वो ज़्यादातर जो है बनाया गया है, और ये बाद में ही किसी टाइम पे जो है वो बनवाया गया होगा। अब अगर आप अंदर थोड़ा सा आएँ तो यहाँ पर आपको जो है ओरिजिनल काम वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नज़र आ जाएगा, जो बिल्डिंग की अंदर वाली साइड का है। ऑब्वियसली डेकोरेशंस तो यहाँ पे कोई सर्वाइविंग नहीं है, अंदर वाली साइड पे भी इवन, तो यही जो है आसार इसके ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन के, ओरिजिनल वर्क के जो है वो यहाँ पे सर्वाइविंग है। अंदर वाली साइड पे अगर आप देखें तो कुछ आसार आपको ये जिसका जो नीचे वाला है, जो इसका पोर्शन है मकबरे का, उसके अंदर ये साथ साथ आपको एक पट्टी दिख रही होगी, कुछ आसार, तो इस पट्टी को यूज़ किया जाता था पोर्शंस को डिवाइड करने के लिए, के नीचे वाले पोर्शन को ऊपर वाले पोर्शन से डिस्टिंक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आर्ट वर्क हुआ होगा, नीचे जितने गेटवेज हैं या जितनी एंट्रेंसेज हैं उनके ऊपर भी यही किसी किस्म का आर्ट वर्क हुआ होगा। और अगर आप ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ पे अंदर भी आर्चेस बनी हुई हैं, और इस तरह की आर्चेस जो हैं वो अक्सर मुग़ल मकबरों के अंदर हुआ करती थी, और इनके अंदर भी जो है आर्ट वर्क हुआ होगा मुख्तलिफ़ किस्म का। और जैसे ही इसको ऊपर जाते हुए हम देखें तो वो एक गुंबद जो है वो उसके अंदर जो है ये जम हो जाती है, और बीच में जाके जो है इसका सेंटर पॉइंट बनता है बिल्कुल टॉप पे। तो अगर हम जी अब हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं इसके गुंबद की अंदर, अगर हम बिल्कुल टॉप पे देखें तो वहाँ से इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ हुई है उसके बारे में, तो उस ज़माने में किसी किस्म का कोई लेंटर या कोई सरिया या कोई गार्डर टीयर वगैरह तो हुए नहीं करते थे, तो इस तरीके से जो है वो इस तरह की छतें बनाई जाती थी। तो अगर आप बीच में देखें तो एक बिल्कुल छोटा सा सर्कल है ईंटों का, उसके बाहर एक और सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल है, और इस सर्कल्स की शक्ल में जो है वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की गई है ईंटों के थ्रू, कि एक सर्कल जो है वो दूसरा सर्कल को सपोर्ट करे, दूसरा तीसरे को, और इस तरह फिर पूरा जो बोझ है वो इन दीवारों के साथ साथ जो है वो नीचे तक आ जाए। तो इस टेक्निक से बनाई गई इमारतें जो है वो आज तक सर्वाइव कर रही हैं। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं पंजाब के, उनके मुताबिक मैं उनका एक बयान पढ़ा था एक अखबार में, तो उन्होंने ये कहा था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतनी अच्छी हालत में है कि अगले 500 साल भी खड़ा रह सकता है। तो वी होप के मतलब इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि खड़ा रहे इतने टाइम पे, लेकिन ये भी इस्तदा करेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कि इसकी रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन के लिए भी काम किया जाए। अब अगर हम थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर भी देख लें थोड़ी सी देर इसकी कबर के ऊपर, तो ये जो इसका सीनोटाफ बनाया गया है, जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर रख के ये कबर का ये वाला डिज़ाइन बनाया गया है, ये कोई इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीमेंट की कंस्ट्रक्शन है, तो ये किसी बाद के टाइम पे जो है वो बनवाई गई है। जो ओरिजिनल इसका सीनोटाफ था, सीनोटाफ बेसिकली वो प्लेटफॉर्म होता है जो इस तरह से ऊपर बनाया जाता है कबर के, और फिर इसके ऊपर जो है वो इस तरह की डेकोरेशन होती है। तो ओरिजिनली तो अगर हम कन्हैया लाल जी का जो वर्जन है हिस्ट्री का उसको देखें तो उनके मुताबिक तो ये पूरी जो बिल्डिंग है ये वाइट मार्बल के अंदर जो है वो ढकी हुई थी, और सीनोटाफ भी जो है वो वाइट मार्बल के अंदर ही जो है वो बनवाया गया था, और उसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव काम भी था जो कि आज हमारे सामने बिल्कुल सर्वाइविंग नहीं है। और हमारे सामने जो है वो ये सीमेंट की ही एक कबर है जो कि यहाँ पर बनवाई गई है, और इसका भी जो है वो काफ़ी बुरा हाल जो है, और कई जगह से ये टूट भी गई है। अगर जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से जो है इसका प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा सा ऊपर से टूटा भी हुआ है कबर के साथ। तो ये अगर हम ओवरऑल इस मकबरे की जो है वो चीज़ों को जज करें, इसके सिचुएशन को जज करें, तो ये काफ़ी बुरे हालत में है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वही उसी प्लेटफॉर्म का जो है वो जो ऑक्टागनल या 8 कोनी जो प्लेटफॉर्म है उसकी बाकियात यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे देखें बिल्कुल साथ साथ इस मकबरे के, तो यहाँ पे भी हमें वो ऑक्टागनल शेप जो है या जो 8 कोनों वाली शेप है वो नज़र आ रही है, और उसके ऊपर जो है ये फिर सर्कुलर जो है ये शेप बनाई गई है जिसके अंदर जो है हर कोने के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक आर्च है, और उस आर्च के अंदर जो है वो एक रास्ता है। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने के लिए है वो ये है कि आप अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पर भी एक पुरानी दीवार की जो है वो बाकियात मौजूद है,
जो नीचे नीचे अब काफ़ी हद तक मिट्टी के अंदर धंस चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसके कुछ आसार जो है यहाँ पर अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म के आगे भी उस तरफ एक एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म था पुराने ज़माने के अंदर, और आम तौर पे जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बीच में कुछ हौज़ वगैरह या पूल वगैरह भी बने होते हैं। और ये अगर वही स्कीम है जो इस्तेमाल की गई है आसिफ खान के मकबरे के ऊपर, तो मैं फिर डेफिनेटली ये यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है 4 जो है वो पूल्स भी होंगे 4 कोनों के ऊपर, जिनके अंदर, या उससे आप उर्दू में हौज़ कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो पानी वगैरह इकट्ठा होता होगा। और इसके आगे जो है फिर चारों तरफ जो है वो गार्डन की स्कीम जो यूज़ की जाती, 4 बाग की यूजली स्कीम यूज़ की जाती थी, यानी डिवाइड किया जाता था, सेंटर पे मकबरा और उसके इर्द-गिर्द 4 गार्डन्स। तो ये स्कीम जो है हमें इन आसार से यही मालूम होता है कि काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर ही रही होगी इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्कीम है उस मकबरे से, जो कि आसिफ खान का मकबरा है, जो कि अकबरी सराय के अंदर मौजूद है, या उसे शहनशाह जहांगीर का जो मौज़ोलियम कॉम्प्लेक्स कह लें, या जो उनके मकबरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो एक दूसरा मकबरा है वो आसिफ खान का है। तो उससे काफ़ी हद तक इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसका आर्किटेक्चर हमें जो है वो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, और अगर हम इसके ताने बाने जो है वो फिर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से मिलाएं तो काफ़ी हद तक एक पिक्चर क्लियर होती है कि जितने भी आबादी आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही है इस टाइम पर, ये किसी ज़माने में एक बाग रही होगी। यहाँ पे अभी एक साइड पर एक कुश्ती का अखाड़ा भी मौजूद है, लेकिन ओरिजिनली जो है यहाँ पर ऐसे ही जो है वो एक बाग जो है वो बनवाया गया होगा, और उसके बीच में एक खूबसूरत मकबरा तामीर करवाया गया होगा। तो ये इसकी एक स्कीम का ओवरव्यू है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इसकी थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ गई होगी, जितनी कि मुझे आई है मैं आपको भी समझा पाया हूँगा। और इस कहानी का अगर हम इख्तिताम करें, इस मकबरे की कहानी का हम इख्तिताम करें, और प्रिंस परवेज़ की कहानी की अगर हम आखिरी कुछ लाइनें लिखें तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो प्रिंस परवेज़ थे वो तो मोस्ट प्रोबेबली 99% जो है वो इस मकबरे में दफन नहीं है, लेकिन उनसे मुतल्लिक हो सकता है उनके किसी बेटे की ये कब्र हो या किसी और की ही कब्र हो। और जो इसके इर्द गिर्द जो इलाका था परवेज़ाबाद, जो कि कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो है उन्होंने ही, प्रिंस परवेज़ नहीं बसाया था, क्योंकि अपने भाई शाहजहाँ की तरह वो भी कंस्ट्रक्शंस के बहुत दिलदादा थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो बनवाते रहते थे। तो ये भी गुमान किया जा सकता है कि वो पूरा इलाका उन्होंने इर्द गिर्द बसाया था इस बाग और इस मकबरे के इर्द गिर्द, उसकी निस्बत से जो है इसका नाम परवेज़ाबाद से परवेज़ का मकबरा और फिर शहज़ादा परवेज़ का मकबरा बन गया, या फिर जो है इनके किसी बेटे की यहाँ पे तदफीन हुई हुई है। लेकिन चूँकि उर्फ़ आम में जो है इसको शहज़ादा परवेज़ का मकबरा ही कहा जाता है, तो हम शहज़ादा परवेज़ की ज़िंदगी की कहानी के साथ इस एपिसोड को जो है वो ख़त्म करेंगे। शहज़ादा परवेज़ जो है शहज़ादा जहाँ खुर्रम, जिनका बाद में चल के नाम शहनशाह शाहजहाँ पड़ा, उनके बड़े भाई थे और शहनशाह जहांगीर के बेटे थे, और काफ़ी ज़्यादा इनकी सिग्निफिकेंस रही थी उस तख्त नशीनी की जंग में, जो कि शहनशाह जहांगीर की ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में चल रही थी उनके मुख्तलिफ बेटों के बीच में। लेकिन इनका इंतकाल अपने वालिद के इंतकाल से 1 साल पहले हो चुका था, तो ये जो है कभी बादशाह नहीं बने। इनके छोटे भाई खुर्रम या शाहजहाँ, जिनका बाद में नाम पड़ा, वो बादशाह बन गए थे। लेकिन इनकी जो सिग्निफिकेंस या जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से भी है कि इनके जो बेटी थी नादरा बानो, उनकी जो शादी है वो की गई थी दारा शिकोह से, जो कि शहनशाह शाहजहाँ के बेटे थे। तो हमें यहाँ से ये भी देखने को मिलता है कि मुगलिया सल्तनत में या किसी भी और शाही ख़ानदान के अंदर जहाँ तख्त नशीनी की जंगें चलती रहती हैं, वहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब वो जंग ख़त्म हो जाती है तो रिश्तेदारों को, जो बच जाते हैं रिश्तेदार, उनके साथ फिर दोबारा रिश्तेदारियाँ बनाई जाती हैं। और मुगलिया सल्तनत में भी ऐसा ही किया जा रहा था। तो जब तख्त नशीनी की जंग ख़त्म हो जाती है तब फिर दोबारा सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन जब जंग की बारी आती है, जब तख्त की बारी आती है, तो फिर एक दूसरे के खून के प्यासे भी हुए मुग़ल शहज़ादे, और बेटों ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ जंग की है, और बापों ने जो है वो अपने बेटों को मरवाया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शहनशाह जहांगीर ने जो है वो खुसरो को अंधा करवाया था, तो उसके बाद जो है खुसरो को मरवा उनके बेटे ने दिया, शाहजहाँ ने। लेकिन ये जो तख्त नशीनी की जंग है, इसके अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन जब जंग ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद सारे सगे बन जाते हैं दोबारा। तो इसी नोट के ऊपर जो है हम इस एपिसोड का इख्तिताम करेंगे।
आपसे दरख्वास्त ये करेंगे कि आप यहाँ पे अगर आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने, तो इस मखदूश हालत इमारत के ऊपर थोड़ा सा रहम खाइए, यहाँ पे वॉल चॉकिंग ना कीजिए, यहाँ पे कूड़ा मत फैलाइए, और जितनी बर्बादी में ऑलरेडी है इमारत इससे ज़्यादा इसको बर्बाद मत करें। हुकाम बाला से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो कह रहे थे कि इसके ऊपर अभी रेस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द, और इसके इर्द गिर्द जो है वो 4 दीवारी प्रॉपर करवाई जाए, ताकि इसकी जो है वो प्रोटेक्शन का ज़्यादा इंतज़ाम हो सके, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है वो खुले, बिल्कुल खुला एक अहाता है जहाँ से कोई भी किसी भी टाइम आ सकता है। तो इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे 4 दीवारी करवाई जाए और यहाँ पर कोई जो गार्ड है उसको तैनात किया जाए। और यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हाज़िर होंगे अगली बार अगली एपिसोड में किसी और इमारत के साथ, किसी और शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए और खुदा निगहबान।